So if you are able to hear me properly, you can write in chat box, hi, good morning, anything. नहीं सुनाई दे रहा किसी को? एक बार टीम प्लीज चेक कि whether people are able to write in the chat box or not. So the attendees can chat with everyone now. Okay, okay. So good morning, good morning. So आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो है वैल्यूएशंस एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग। आज की डेट में कंपनीज जो है वो प्रॉफिट तो कमाती कमाती है, लेकिन जो रियल वेल्थ क्रिएशन होती है वो उनकी होती है वैल्यूएशन से। और वैल्यूएशन से जो है वो जो है रियल वेल्थ जो कहते हैं कि वो अगर मुकेश अंबानी आज की डेट में 10 लाख करोड़ की उनकी नेटवर्थ है, तो क्या उनके पास 10 लाख करोड़ उनके बैंक में अवेलेबल है या उनके पास उतने के एसेट्स हैं? नहीं। उनकी कंपनी की जो मार्केट कैप है, उनकी कंपनी की जो वैल्यूएशन है और उनका शेयर उस वैल्यूएशन में से 10 लाख करोड़ का है। तो दैट इज व्हाट वी मीन बाय वैल्यूएशन। और हम अपने बिजनेसेस की वैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं वो आज हम लर्न करेंगे। ओके। So, friends, to start with a small introduction, I am Abhishek. I am a chartered accountant by profession, a lawyer by chance, and an entrepreneur by passion. I am a pass out of Shriram College of Commerce. I am a registered valuer from IBBI, and I'm also a valuation expert from New York University. I worked for 5 years in KPMG in international taxation, and right now we are running a company called BB SmartFin and Starter CFO, wherein we help startups and SMEs in all their finance functions. So it's our passion to discuss about finance topics with the businesses. So we are speakers at a lot of platforms. All of you would be knowing Bada Business, Dr. Vivek Bindra's platform, IIT Delhi, IIT Roorkee, IIM Rohtak, Nexus Incubation Center, that is US government initiative for startups, इंडिया एक्सेलरेटर, कोलकाता वेंचर्स और बहुत सारे स्टार्टअप इवेंट्स के अंदर हम ऐसे सेशंस लेते रहते हैं, अकाउंटिंग, वैल्यूएशंस, फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स फॉर businesses. So it's my promise that today you will learn a lot of things related to valuations, finance, businesses, how we can take small business to become a big business, and what's the roadmap for that. ठीक है, तो स्टार्ट करें। We will need to keep this session interactive as much as possible. ठीक है। So we'll be discussing about valuations, what are the methods of valuation, what is business valuation and financial modeling, और फिर क्या बेसिकली जब भी कंपनी फंडिंग रेज करती है तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फंड रेजिंग। सो दैट ऑल विल बी डिस्कसिंग इन टुडेस प्रेजेंटेशन। So we have a small poll for all of you here. So I'll just request the team to put the poll कि how do you currently manage your financial planning? आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग अभी कैसे करते हैं? क्या आपका फाइनेंशियल प्लानिंग एक एक्सेल के ऊपर है या कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, या आपका कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या फाइनेंशियल एडवाइजर है जो करता है, या फिर वो खाली आपके माइंड में है, या फिर आपने स्टार्ट ही नहीं किया? सो वी वुड रिक्वेस्ट यू टू वोट ओवर हियर, आप अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करते हैं। या वी हैव 1 more minute टू गो।
तो ज्यादातर लोगों ने तो स्टार्ट नहीं किया है, और लोग जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पे वो करते हैं, और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि एक्सेल के ऊपर, अराउंड 22% पीपल बेसिकली बिलीव कि वो एक्सेल के ऊपर करते हैं। रेस्ट ऑफ द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन सम अदर पीपल फॉर फाइनेंशियल प्लान। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल प्लानिंग, एक फाइनेंशियल मॉडल बना सकते हैं। So friends, what do you think are the factors that determine valuation of any company? आपको क्या लगता है कि कैसे स्विगी, जो कि एक लॉस मेकिंग कंपनी है, आज उसकी मार्केट कैप 1,10,000 करोड़ रुपए है। कैसे आपको लगता है कि लॉस मेकिंग कंपनी जो अमेजोन है, ठीक है, अमेजोन जो है 2016-17 तक लॉस मेकिंग कंपनी थी, कैसे एक लॉस मेकिंग कंपनी का फाउंडर जो है वो वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों में हो सकता है? या तो बताइए कौन से फैक्टर्स हैं जिससे जो है कंपनी की वैल्यूएशन निकल सकती है। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि वो जो है चैट के अंदर डाल सकते हैं कि क्या फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसके बेसिस पे किसी कंपनी की वैल्यूएशन होती है। हम्म। रेवेन्यू। हाँ जी सौरभ जी, रेवेन्यू इज वन थिंग, कि कंपनी का कितना रेवेन्यू है, कितना ग्रोथ है। कैपिटल फंड, ओके, कि कितना कंपनी को कैपिटल चाहिए। कंपनी का कैश फ्लो, वेरी गुड प्रवीण, कि कैश फ्लो कंपनी का पॉजिटिव है, नेगेटिव है, फ्यूचर कैश फ्लो कितना होगा। एनी मोर फैक्टर्स बताइए। बस यही चीजें हैं जिससे कंपनी की वैल्यूएशन निकल पाती है। सो फ्रेंड्स, देयर आर वेरियस फैक्टर्स, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ओके। सो देर आर वेरियस फैक्टर्स दैट में डिटरमिन द वैल्यूएशन ऑफ अ कंपनी। ठीक है, तो क्या होता है कि आज की डेट में जब स्टार्टअप्स होते हैं तो उनकी वैल्यूएशन निकाली जाती है। ठीक है, तो वो देखा जाता है कि कंपनी का कोई प्रोटोटाइप है या नहीं है। प्रोटोटाइप मतलब कि कंपनी अगर कोई मोबाइल ऐप बना रही है या कोई प्रोडक्ट बना रही है तो उसका बेसिक एक वर्जन उसने बना दिया या नहीं बना दिया। उसके बाद रेवेन्यू, ऑलरेडी दिस वाज हाईलाइटेड कि कंपनी जो है अभी रेवेन्यू मेकिंग है या कंपनी लॉस मेकिंग है। ठीक है, तो उसके अंदर जो है पता चलता है, बिल्कुल मार्केट ग्रोथ ट्रेंड से पता चलता है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, इंडस्ट्री हॉटनेस, ठीक है, तो आपको पता है कि एक टाइम था जब ओला और उबर के जो है टाइम था, ठीक है, तो वहां पे जो है जो भी राइड हेलिंग स्टार्टअप्स थे उनको बहुत अच्छी वैल्यूएशन मिल रही थी। फिर जो है फूड डिलीवरी बिजनेसेस को, जोमेटो स्विगी वो आए, उनका बहुत हॉट एरिया चला। फिर एआई कंपनीज आ गई और एआई कंपनीज को बहुत अच्छी वैल्यूएशन मिली। फिर क्रिप्टो करेंसी कंपनीज आ गई, क्रिप्टो के अंदर जो है बहुत अच्छी वैल्यूएशन मिली। आज की डेट में कौन सी कंपनीज चल रही है? आज की डेट में चल रही है सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो काम कर रही है, या फिर जो है ईवीज के ऊपर, जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर जो कंपनीज काम कर रही है। तो कौन सी इंडस्ट्री जो है हॉट है उसके ऊपर जो है भी वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर होता है रेप्यूटेशन। अगर जो फाउंडर्स ऑफ द कंपनी है वो किसी आईआईटी से है, आईआईएम से है, या फिर वो जो है एक्स अमेजोन है, एक्स मिंत्रा है, तो कंपनीज की जो वैल्यूएशन है वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है, बिकॉज पीपल हैव मोर फेथ इन देम एज कंपेयर टू नॉर्मल पीपल जिनके पास ऐसी उपलब्धियां नहीं होती है। तो वहां पे वो रोल प्ले करता है। और कस्टमर ट्रैक्शन प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, कि कितना कस्टमर है एक बिजनेस के पास, और वो कस्टमर रिपीटेबल है या वो कस्टमर जो है रिपीटेबल नहीं है, whether that customer is happy and satisfied with that particular company or not, all these factors determine the valuation of any company। और इस वजह से एक क्वेश्चन आता है, whether valuation is a science और whether valuation is an art। साइंस का क्या मतलब है? 2+2=4। चाहे वैल्यूएशन अभिषेक करे चाहे वैल्यूएशन XYZ करे, 2+2=4 वो इक्वल आनी चाहिए, लेकिन क्या वो इक्वल आती है? मे नॉट, राइट। और वेदर वैल्यूएशन इज एन आर्ट, कि आप बोलो कि सर मेरे को अपनी वैल्यूएशन 100 करोड़ करनी है, ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं आपकी वैल्यूएशन 100 करोड़ कर दूं? इट्स एन आर्ट, कि जो मैं चाहूं वो बना दूं। व्हाट डू यू थिंक, वैल्यूएशन इज अ साइंस और एन आर्ट? बताओ बताओ, कोई बात नहीं, यू कैन बी रॉन्ग ऑल्सो। ओके, तो सौरभ जी सेइंग दैट इट्स अ साइंस। ओके, इट्स बोथ आर्ट एंड साइंस। ओके, बोथ। ओके, ठीक है। तो क्या हुआ दोस्तों, आप लोगों ने कंपनी का नाम सुना है, वी वर्क? वी वर्क इज अ को वर्किंग स्पेस
जो कि यूएस में शुरू हुई थी, ठीक है। और वो वीवर्क जो है, उस कंपनी की वैल्यूएशन अराउंड, उसके अंदर सॉफ्ट बैंक, जो अगर आपको पता हो, सॉफ्ट बैंक इज द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड इन दी स्टार्टअप्स, उसने जो है वीवर्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करी थी। उस सॉफ्ट बैंक ने वीवर्क की वैल्यूएशन 14 सितंबर 2019 को $47 बिलियन करी थी, ठीक है। और 5 नवंबर 2019 को, 8 वीक्स आफ्टर दैट, उस सॉफ्ट बैंक ने वीवर्क की वैल्यूएशन $8 बिलियन कर दी। तो ऐसा वीवर्क के अंदर क्या हो गया 2 महीने में कि उसकी वैल्यूएशन $47 बिलियन से $8 बिलियन हो गई, ठीक है। तो दिस डिटरमिन्स की जो ये वैल्यूएशन है, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। समटाइम्स वी मे गेट वेरी हाई वैल्यूएशन, समटाइम्स वी मे गेट वेरी low valuation. So what are the factors that determine the valuation, right? So इसके लिए जो है, हम जो है समझते हैं कि कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जिसमें जो वैल्यूएशन है दैट इज अ साइंस, और कुछ तरीके ऐसे होते हैं जिसमें वैल्यूएशन, यू कैन से इट्स एन आर्ट, बट इट्स मोर ऑफ अ क्राफ्ट। जितना हम करते हैं उतना हमें समझ आता है, इट्स ऑल बैक बाय लॉजिकल रीजंस। तो अगर हम बोले कॉस्ट टू डुप्लीकेट मेथड, ठीक है, तो वी वर्क के अंदर $47 बिलियन उसकी वैल्यूएशन हो गई, ठीक है। तो इन्वेस्टर आया, इन्वेस्टर ने बोला यार ये वैल्यूएशन तो बिल्कुल अनरीजनेबल है। आज की डेट में जितनी वी वर्क ने रेंट के ऊपर प्रॉपर्टीज ले रखी है, अगर मैं वो प्रॉपर्टी खरीद भी लूं ना, तब भी हो सकता है कि $47 बिलियन मेरे इन्वेस्ट ना हो उसके अंदर। सो कॉस्ट टू डुप्लीकेट मेथड इज द मेथड कि अगर आपका एक बिजनेस है, अगर मेरे को सिमिलर बिजनेस सेटअप करना है, तो उसके अंदर जो मशीनें हैं, उसके अंदर जो रिसोर्सेज है, वो कितने रुपए के आएंगे, और उस सिस्टम को बनाने के लिए व्हाट विल बी द कॉस्ट दैट आई विल इनकर, ठीक है। सो इट विल रिमेन मोर और लेस सेम, ठीक है। Similarly, book value is the book value of the assets that I have. We will discuss about market multiple and valuation by stage method in our presentation today. और valuation is an art, it determines lot of factor कि how strong is your team. अगर आपकी टीम already ऐसी है जो पहले एक दो यूनिकॉर्न बना चुकी है, या फिर how probable are the leads in the pipeline, कितना इनोवेटिव आपकी टेक्नोलॉजी है, कितना यूजफुल आपका प्रोडक्ट और सर्विस, सारी चीजें determine करती जो valuation को बेसिकली हायर think so they can raise their hand and we can unmute them and they can tell their comments in that also, ठीक है। तो बताइए एसेट बेस्ड बिजनेस वैल्यूएशन क्या होता है? देखिए अभी हम ना कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, अभी इसकी सारी लिंकिंग बनेगी कैसे हम प्रैक्टिकली अपने बिजनेस की एवेल्युएशन कर सकते हैं। सो जस्ट गिव मी सम टाइम, वी विल मेक अ लिंकिंग एंड वी विल मेक इट वेरी प्रैक्टिकल कि कैसे हम अपने बिजनेस की जो है वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो एसेट बेस्ड बिजनेस वैल्यूएशन ये होता है दोस्तों कि आज की डेट में मेरी कंपनी है, और कंपनी के अंदर मेरी 2 मशीनें हैं, 3 गाड़ियां हैं, और बहुत सारे एसेट्स हैं, और मेरे कुछ लोन्स हैं जो मेरे को बैंक को देने हैं। तो अगर आज मैं सारी जो एसेट्स हैं उन्हें बेच दूं, तो मेरे को कितने पैसे मिलेंगे, उसमें से मैं अपने लोन रीपे कर दूं, और बाकी जो पैसा बचेगा उसे बोलते हैं एसेट बेस्ड बिजनेस वैल्यूएशन, और उसे बोलते हैं नेट एसेट मेथड ऑफ वैल्यूएशन। समझे आप? तो मैंने अपनी सारी बिल्डिंग, अपनी मशीनरी, अपनी कार्स, अपने डेटर्स, सबको जो है टोटल कर लिया इन्वेंट्री को, और फिर मैंने उसमें से अपने लोन्स माइनस कर दिए, उसे बोलते हैं एसेट बेस्ड बिजनेस वैल्यूएशन। बट एसेट बेस्ड बिजनेस वैल्यूएशन इज नॉट द राइट पैरामीटर ऑफ वैल्यूइंग एनी ऑन गोइंग कंसर्न। ऑन गोइंग कंसर्न मतलब कोई ऐसा बिजनेस जो प्रॉफिटेबल है और जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रहा है, उसको हम वैल्यूएशन अगर नेट एसेट मेथड पे करेंगे तो वो एक सही तरीका नहीं है वैल्यूएशन का, राइट। हम एज अ लाला, एज अ नॉर्मल पर्सन, हम सारे बिजनेसेस की वैल्यूएशन ऐसे ही सोचते हैं कि उसके पास जो है आज 5 करोड़ की मशीनें हैं, आज उसके पास 5 करोड़ की जो है फैक्ट्री है, तो वो 10 करोड़ का जो है एसेट्स हो गए, और एक 2 करोड़ का लोन है तो 8 करोड़ की उसकी वैल्यू हो गई। बट दिस इज नॉट द राइट मेथड व्हेन इट कम्स टू फंड रेजिंग फॉर कंपनीज। तो उसमें हम आते हैं इनकम बेस्ड बिजनेस वैल्यूएशन पे और मार्केट बेस्ड बिजनेस वैल्यूएशन पे। So let us discuss more about what is income-based business valuation and what is market-based business valuation. So income-based business valuation पे हमारा आता है discounted cash flow technique,
ठीक है। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मीन्स कि आपकी कंपनी के अंदर, तो सौरभ जी का क्वेश्चन है कि डज लैंड वैल्यू कैलकुलेटेड इज रजिस्ट्री वैल्यू और मार्केट वैल्यू। तो सौरभ जी, इट इज ऑलवेज मार्केट वैल्यू दैट वी नीड टू कैलकुलेट, क्योंकि रजिस्ट्री वैल्यू में तो फिर हमारी वैल्यूएशन बहुत कम हो जाएगी, राइट। तो मार्केट वैल्यू हम कंसिडर करते हैं नेट एसेट मेथड में, ठीक है। तो अब डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम इसे समझते हैं कि आपने एक एफडी कराई, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट। अब उस फिक्स डिपॉजिट के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%, ठीक है। तो यू गॉट अ एफडी डन और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%, और उसमें जो है आपकी इनकम हो रही है हर साल 7 लाख रुपीज। तो 7 लाख रुपए आपको ब्याज के मिल रहे हैं हर साल, और 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आपने कितने की फिक्स डिपॉजिट कराई होगी, कोई बता सकता है? अगर हर साल मेरे को 7 लाख रुपीज मिल रहे हैं और एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है, तो मैंने कितने की एफडी कराई होगी? ओके, सौरभ जी सिंह 1 करोड़। और लोग, बाकी लोग सुन रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं सेशन? यस, नो, समझ आ रहा है? हाँ जी, सो अमन जी इज ऑल्सो सेइंग 1 करोड़। 1 करोड़, ओके नवीन जी, वेरी गुड। बाकी लोग? हाँ जी, राकेश जी, राहुल जी, रोहिन जी, ठीक है, तो 1 करोड़। तो सब लोग कह रहे हैं कि भाई हमने 1 करोड़ रुपए की जो है एफडी कराई होगी, जो हमें 7% इंटरेस्ट में 7 लाख रुपए ब्याज मिल रहा है, राइट। तो वो जो 1 करोड़ रुपए है ना दोस्तों, वो मेरी वैल्यूएशन होगी। अब हमारा एक बिजनेस है जो कि हर साल कुछ कैश फ्लो जनरेट करता है, कुछ रेवेन्यू जनरेट करता है, कुछ प्रॉफिट जनरेट करता है, और हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन है रेट ऑफ रिटर्न की, ठीक है। अगर हम बैंक में एफडी करा रहे हैं तो हमारी रेट ऑफ रिटर्न की क्या एक्सपेक्टेशन है? 7%, राइट। यस। अगर आप लोग शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे हैं तो शेयर मार्केट में कितनी रेट ऑफ रिटर्न रहेगी? लगा, इसमें चैट बॉक्स में बताइए कि इफ यू आर इन्वेस्टिंग मनी इनटू म्यूचुअल फंड्स, इनटू शेयर्स, तो आपकी कितनी एक्सपेक्टेशन रहती है शेयर मार्केट से कि कितनी रिटर्न आए? बिल्कुल सही बात सौरभ जी ने बोला, 14 से 18% हमारी रिटर्न आनी चाहिए अगर शेयर मार्केट में लगाए। तो शेयर मार्केट की रिटर्न बिल्कुल 14 से 19%, बिल्कुल सही बोला नवीन जी ने। तो शेयर मार्केट की रिटर्न जो है मेरी एफडी की रिटर्न से ज्यादा क्यों है, बताओ? टेल मी कि शेयर मार्केट की रिटर्न की एक्सपेक्टेशन जो है एज अ पर्सन, मेरी शेयर मार्केट की एक्सपेक्टेशन 12 से 20% है, 14 से 19% है। तो ये मेरी एफडी की 7% से ज्यादा क्यों है? क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जो है रिस्क फैक्टर्स, वेरी गुड सौरभ जी, हायर रिस्क फैक्टर्स, उसके अंदर जो रिस्क है वो ज्यादा है अगर मैं शेयर मार्केट में लगाता हूँ। आज मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे और रिलायंस की कुछ पॉलिसी चेंज की वजह से प्रॉफिट कम हो गए, या फिर अगर किसी टॉप मैनेजमेंट को कुछ हो जाता है, या फिर कल जो है कुछ भी पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी हो जाती है, तो शेयर मार्केट कैन कम डाउन, राइट। तो मेरा रिस्क एफडी के अंदर ऑलमोस्ट 0% है, ठीक है। लेकिन शेयर मार्केट के अंदर मेरा रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है, तो हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। जितना मेरा रिस्क ज्यादा होगा उतनी मेरी रिटर्न एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगी। अब हम आते हैं कि हमने शेयर मार्केट के अंदर जो कंपनीज है, चाहे वो रिलायंस है, चाहे वो विप्रो है, चाहे वो इंफोसिस है, चाहे वो आज की डेट में जोमेटो है, चाहे वो स्विगी है, ये शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनीज है। अब हम आते हैं ऐसी कंपनीज में जो कि स्टार्टअप्स है, जो कि अभी लिस्ट नहीं हुई है, या फिर अगर वो स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज है। तो ये जो स्टार्टअप्स और एसएमईज है, इसके अंदर रिस्क एज कंपेयर टू रिलायंस ज्यादा होगा या कम होगा? जो हमारी छोटी कंपनीज है, अगर हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा रिस्क ज्यादा होगा, बिल्कुल। और जब हमारा रिस्क ज्यादा होगा तो हम रिटर्न भी जो है ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे। तो अगर आप लोग किसी स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, एज अ लेमैन, एज अ नॉर्मल पर्सन, मैं बोलता हूँ कि यार आज के आपको मैं एक बहुत बढ़िया डील लेकर आया हूँ स्टार्टअप, और ये स्टार्टअप जो है एकदम रेवोल्यूशनरी है, बहुत अच्छा प्रॉफिट फ्यूचर में कर देगा, तो आपकी रिटर्न की क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी? क्या वो आपकी 15-20% रहेगी? क्या रहेगी आपकी एक्सपेक्टेशन? हाई रहेगी? कितनी हाई रहेगी? हाँ, तो वो नवीन जी कह रहे हैं कि मेरी तो 36% रहेगी, ठीक है। राहुल जी, 15 से 20% तो मेरे को शेयर मार्केट में ही मिल रहा है, तो मैं क्यों लगाऊंगा इन कंपनियों में, ठीक है। सौरभ जी कह रहे हैं 30 से 40% रहेगी।
और वेरी हाई रहेगी। ठीक है, तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि 25 से 30% रिटर्न रहेगी। तो फ्रेंड्स हमने अब बहुत, इसे मैं समराइज करता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझा। सबसे पहली चीज होती है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न ये होता है, अगर मैं सरकार के बॉन्ड्स खरीदता हूं या मैं एफडीज खरीदता हूं जिसके अंदर मेरा कोई रिस्क नहीं है, तो वो एक देश के अंदर रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितनी है। हिंदुस्तान के अंदर वो 7% है, यूएस के अंदर वो 1% 2% हो सकती है। ठीक है, उसमें मैं ऐड करता हूं मार्केट रिस्क प्रीमियम। मार्केट रिस्क प्रीमियम मतलब कि अगर मैं शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाऊंगा तो मेरे को उसमें एडिशनल रिस्क कितना लेना पड़ेगा, और उसका मैं एक प्रीमियम कमांड कर रहा हूं, तो उसे बोलते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। तो हिंदुस्तान के अंदर हम बोलेंगे अगर शेयर मार्केट में पैसे लगाएंगे, तो अगर हम 1978 के अंदर 1978 के अंदर सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था, और अगर आज की डेट तक हम कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देख लें उस सेंसेक्स की, तो दैट इज 15%। अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर सेंसेक्स के अंदर पैसे लगाते तो 15% आपको ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट मिलती। तो हमने मार्केट रिस्क प्रीमियम ऐड कर देते हैं। मार्केट रिस्क प्रीमियम आएगा 15% माइनस 7% रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, दैट कम्स आउट टू बी 8%। तो हमारा आता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस मार्केट रिस्क प्रीमियम, तो वो हमारा आ गया 15%। लेकिन अब हम जो है छोटी कंपनी में पैसे लगा रहे, तो हम एक कंपनी स्पेसिफिक रिस्क उसके अंदर ऐड करेंगे, तो लेट सपोज वो होता है 10%। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि अगर हम एक छोटी कंपनी में पैसे लगाएंगे तो भैया कम से कम मेरे को 25% रिटर्न तो चाहिए ही चाहिए। तो हिंदुस्तान में जो वीसीज पैसे लगाते हैं छोटी कंपनीज के अंदर, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम उनकी आईआरआर, तो हमारे जो इंटरनल इंटीग्रेटेड रेट ऑफ रिटर्न है, दैट शुड बी एटलीस्ट 25%, वो एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने एफडी का एग्जांपल लिया, वैसे डिस्काउंटेड कैश फ्लो में आपको समझाता हूँ कि कैसे होता है। हमें जो है एक अपना हिस्टोरिकल डेटा बनाना होता है। हिस्टोरिकल डेटा कैसे बनाते हैं, हम जो है अपना एक हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन बनाते हैं कि हमारी अप्रैल मई जून, या फिर हमारी 2023 2024 या फिर 2020 से हम ले लें कि मेरी कितनी सेल्स थी, कितने एक्सपेंसेस थे और कितना प्रॉफिट था। ठीक है, समझ आती है बात कि मेरी सेल्स कितनी थी, मेरे एक्सपेंस कितने थे और मेरे प्रॉफिट कितना था, और हम उसे मंथ ऑन मंथ या ईयर ऑन ईयर अपनी एक एक्सेल के ऊपर देखते हैं। ठीक है, फिर हम ना उसमें रिलेशनशिप देखते हैं। रिलेशनशिप ये देखते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा रेवेन्यू 3 करोड़ रुपए था और मेरे पास जो है 100 क्लाइंट थे। ठीक है, तो 100 क्लाइंट से पर क्लाइंट मेरा कितना रेवेन्यू आया, एक क्लाइंट को एक्वायर करने का मेरी कितनी कॉस्ट आती है। ठीक है, जो, और हम एजम्पशंस भी करते हैं उसके ऊपर। एजम्पशंस मतलब मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप डिजिटल मार्केटिंग से क्लाइंट लेकर आते हैं। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग में आपने 1 लाख रुपए का गूगल एडवर्ड चलाया। जब 1 लाख रुपए का आपने गूगल एड्स चलाया, तो बहुत सारे लोगों ने आपके एड्स देखे, तो उसे बोलते हैं इंप्रेशंस। सो लेट सपोज आपके जो है 1 लाख रुपए के अंदर आपके 50,000 इंप्रेशन हो। अब 50,000 इंप्रेशन में से लेट सपोज 5,000 लोग आपकी वेबसाइट पर आए, तो 5,000 पीपल विजिटेड योर वेबसाइट। 5,000 पीपल हु विजिटेड योर वेबसाइट, लेट सपोज उन्होंने जो डिटेल्स पढ़ी उसमें से जो है 3,000 लोगों ने पूरी डिटेल पढ़ी। 3,000 लोगों में से लेट सपोज 1,000 लोगों ने जो है आपका फॉर्म भरा। 1,000 लोगों ने जिसने आपने फॉर्म भरा, आपकी 500 लोगों के साथ मीटिंग हुई। 500 लोगों में से जो आपकी मीटिंग हुई उसमें से जो है आपके 200 लोगों ने आपका प्रोडक्ट खरीदा। 200 लोगों में से जिन्होंने आपका प्रोडक्ट खरीदा, 50 लोग ऐसे हुए जो आपका रिपीटेड प्रोडक्ट खरीद रहे हैं एवरी मंथ ऑन मंथ। तो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि हमने एक सेल्स फनल बनाया। सेल्स फनल के अंदर हमने क्या बनाया कि मेरे इंप्रेशंस कितने थे, वेबसाइट विजिटर्स कितने थे, वेबसाइट विजिटर्स में से मेरी डेमो कितने लोगों ने ली, डेमो में से कितनों ने परचेज करी, परचेज में से कितने रिपीट ऑर्डर्स हुए। तो 200 लोगों को एक्वायर करने में मैंने 1 लाख रुपए खर्चा किया। तो वो 200 लोगों, 1 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 200, दैट इज 5,000 रुपीज मेरी आ गई कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। क्या आ गई मेरी कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? एक बार ये सब चैट पे लिखेंगे कि समझ आया, यस और नो या रिपीट, जिससे जो है वी आर ऑन द सेम पेज। ठीक है, तो रोविंद जी को समझ आया, अंशिका को समझ आया, ओके जी आपको समझ आया, तो 3 4 5 लोगों को समझ आया, बाकी लोगों को भी समझ आया। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, ठीक है, तो हमने एक ये एजम्पशन अपने हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया कि मेरी कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कितनी होगी। ठीक है, 5,000 रुपये। अब हम देखेंगे मेरी लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ द कस्टमर कितनी है। अगर जो एक कस्टमर मेरे पास आता है, 200 कस्टमर मेरे पास आए, 200 कस्टमर ने मेरे को 2 लाख रुपए का रेवेन्यू दिया,
और उन 2 लाख रुपए में से रेवेन्यू में से 50 लोग ऐसे हैं जो मेरे रिपीट हो जाते हैं, तो 25% मेरी रिपीटेड क्लाइंटेज है। और वो रिपीटेड क्लाइंट मेरे साथ 1 साल रहते हैं, 2 साल रहते हैं, और पूरे अपनी लाइफ में वो कितना माल मेरे से खरीदते हैं। तो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि पूरी एक जिंदगी में एक कस्टमर मेरे को कितना प्रॉफिट देता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ द कस्टमर। हमें कैलकुलेशन करनी है कि भाई मेरी लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ द कस्टमर कितना है, और मेरी कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कितनी है। और इन्वेस्टर कब पैसे डालेंगे, जब आप उन्हें दिखाओगे कि सर हमारी लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ द कस्टमर इज मच मोर देन कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। अब तो हमें खाली पैसे चाहिए, वो पैसे जो है मैं जो है अपनी कंपनी में डालूंगा, और जो है मैं मोर एंड मोर कस्टमर्स लेकर आऊंगा। तो अगर मैं स्विगी और जोमेटो हूं, तो सर पहली बार जो है मैं कूपन देता हूँ, और कूपन देके जो है मैं कस्टमर को ऑनबोर्ड करता हूँ। मैं अगर 1,000 कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करता हूँ, तो 100 कस्टमर ऐसे हैं जो मेरा हर महीने ऑर्डर देते हैं, हर हफ्ते ऑर्डर देते हैं, और वो मेरे साथ जो है 1 साल तक रहते हैं या 2 साल तक रहते हैं। तो अगर आप लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ द कस्टमर देखोगे, वो मेरी एक कूपन, 500 रुपए की कूपन या 300 रुपए कूपन से कुछ मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। अभी तो मैं मार्केट में पेनिट्रेट करने के लिए आई वांट टू बर्न मनी, एंड दैट्स व्हाई जो लॉस मेकिंग कंपनीज हैं दे आर एबल टू रेज सो मच बिग फंडिंग, क्योंकि वो ये दिखा रहे होते हैं कि मैं पूरी दुनिया के ऊपर जो है कब्जा कर सकता हूँ, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू सी कि क्या क्रिटिकल पैरामीटर है आपके बिजनेस के अंदर, और वो क्रिटिकल पैरामीटर रिपीटेबल है या नहीं है। ठीक है, आई एम trying to explain you in a simple words, but this is what I want to explain कि what are the critical parameters and whether this is repeatable or not. Just give me a second. Okay. ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले अपनी हिस्टोरिकल सारी इंफॉर्मेशन ली कि मेरा प्रॉफिट कितना है, एक्सपेंस कितना है मंथ ऑन मंथ। फिर हमने रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाई करी, और रिलेशनशिप्स ये अभी मैंने खाली आपको सेल्स और मार्केटिंग की बताई है फ्रेंड्स। ऐसी हमारी एचआर की होगी। एचआर की क्या होगी, फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 क्लाइंट ऑनबोर्ड करता हूँ, तो मेरे को उसके लिए एक टीम चाहिए। ठीक है, एक टीम के अंदर मेरे 3 जने होंगे, एक मैनेजर होगा, एक मेरा जो है सीनियर अकाउंटेंट होगा, और कौन कौन लोग होंगे। तो हमें ये रिलेशनशिप बनानी है कि मेरे कितने नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ेंगे, तो मेरे को क्या एचआर ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होंगे। और तीसरी चीज फ्रेंड्स कि मेरे को कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। अगर मेरी जो है 5 करोड़ रुपए की जो है इन्वेस्टमेंट हो, सेल्स हो जाती है, तो मेरे को नई मशीनरी लगानी पड़ जाएगी, और जब नई मशीनरी लगानी पड़ जाएगी, तो जो है मेरे को कितने फंड्स चाहिए होंगे। तो ऐसे फ्रेंड्स आपको एजम्पशंस अपनी बनानी पड़ेगी। मेरे को नया ऑफिस लेना पड़ेगा, नई फैक्ट्री लेनी पड़ेगी, और दिस एजम्पशंस के साथ जो है हम अपनी प्रोजेक्शन बनाएंगे, सेल्स की, कॉस्ट की, और प्रॉफिटेबिलिटी की। अंडरस्टैंड कि अब हम अपनी प्रोजेक्शन बनाएंगे अगले 5 सालों की, और उसमें देखेंगे हमारी सेल्स कितनी बढ़ेगी, कॉस्ट कितनी बढ़ेगी, और हमें पता रहेगा कि कब कब जो है मेरे को कितना कितना खर्चा चाहिए होगा, कब कब जो है मेरे को कितने लोग हायर करने पड़ेंगे। और उससे पता चलेगा कि मैं कैश फ्लो पॉजिटिव हूँ या कैश फ्लो नेगेटिव हूँ। आपको लगता है ये एक्सरसाइज हमें अपने बिजनेस के लिए करनी चाहिए, यस और नो? ये सारी चीजें जो है अभी हमारे दिमाग के अंदर है, और क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर है तो हम कंफ्यूज रहते हैं, और हम कंफ्यूज रहते हैं तो हम फास्ट एक्शन नहीं ले पाते हैं। अगर हमारे ये सारी चीजें पेपर पर आ जाए, और उसके ऊपर जो है हम फास्ट एक्शन ले पाएंगे, तो फिर हम बड़ी इजीली जो है अपने बिजनेस डिसीजंस ले पाएंगे। वो सारे पेपर्स पर है, और हमारा प्लान वर्सेस एक्चुअल होगा कि क्या प्लान था और एक्चुअल क्या हुआ। तो वो प्लान वर्सेस एक्चुअल जब हमारा मंथ ऑन मंथ चलेगा, तो डेफिनेटली आवर स्पीड विल ग्रो फॉर द बिजनेस। जब हम ये सारी सेल्स कॉस्ट कर लेते हैं, तो हमारे पूरे फाइनेंशियल्स बन जाते हैं कि मेरी सेल्स कितनी होगी, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, मेरा जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होगा, और जो है मेरी बैलेंस शीट कैसे दिखेगी। और फिर हम सिनेरियोज रन करते हैं। सिनेरियोज रन करते हैं मतलब कि आज की डेट में अगर मैं 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए फंड रेज कर लेता हूँ, तो क्या सिनेरियो होगा। आज की डेट में मैं बूट स्ट्रैप चलता हूँ, अपने पैसों से ही काम चलाता हूँ, तो क्या सिनेरियो होगा। अगर जो है मार्केट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती है, तो क्या सिनेरियो होगा। अगर मैं कंजर्वेटिव चलता हूँ कि मैं जो है 5 10 20% की ग्रोथ रेट लेके चलता हूँ, तो क्या सिनेरियोज होगा। और उस हिसाब से ये सिनेरियोज रन कर करके हम जो है अपने बिजनेस की प्लानिंग करते हैं। इसे फ्रेंड्स बोलते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग। फाइनेंशियल मॉडलिंग के दो पर्पसेस होते हैं। पहला पर्पस होता है फ्रेंड्स कि जो है ये हम पोल लेते हैं कि व्हाट डू यू थिंक इज द पर्पस ऑफ द फाइनेंशियल मॉडलिंग। सो टीम वी कैन हैव अ पोल ओवर हियर। हाँ जी,
तो आपको जो फाइनेंशियल मॉडलिंग समझ आई, आपको क्या लगता है कि आपके किस काम ये आ सकती है? आपके बिजनेस डिसीजंस लेने में, या आपके एम्प्लॉय की अटेंडेंस, कि कितने एम्प्लॉयज कब आपको चाहिए होंगे, ये मार्केटिंग कैंपेन्स डिजाइन करने के लिए, या सोशल मीडिया करने के लिए? आपको क्या लगता है कि क्या पर्पस होता है फाइनेंशियल मॉडलिंग का? ओके, सो टीम वी कैन एंड द पोल। तो हाँ, तो लोगों को समझ आया कि हमें जो है बिजनेस डिसीजंस लेने हैं। बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं पोल के अंदर, तो जो सो गए हैं वो जग जाएं, क्योंकि ये हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस कर रहे हैं, और आप जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतनी ज्यादा आपकी ग्रोथ होगी, आपका प्रॉफिट होगा। सो प्लीज बी माइंडफुल कि हम डेफिनेटली विल हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न, और जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज्यादा जो है हम कंसेप्ट को समझ पाएंगे और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाएंगे। So friends, coming back to our discounted cash flow valuation that we were discussing, तो सबसे पहले हमें अपना फाइनेंशियल मॉडल बनाना होता है, ठीक है? और इसमें इतनी टेंशन लेने की बात नहीं कि यार मेरे बस की नहीं है। आपको बैठना है और जैसा भी आप बनाना चाहें, बिल्कुल स्टार्ट विद वेरी सिंपल थिंग एंड वेरी बेसिक थिंग, ठीक है? बेकार बनेगा, एक्सेप्टेड, कोई दिक्कत नहीं, हम बेकार बनाएंगे, लेकिन जैसा भी बनाएंगे हम खुद बनाएंगे। और उसको जो है वी विल स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल फाइनेंशियल मॉडल। उसके अंदर हम अपनी मंथ ऑन मंथ सेल्स लिखेंगे, एक्सपेंस लिखेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे। एक्सपेंस में लिख देंगे रेंट कितना जाएगा, सैलरी कितनी जाएगी, बिजली का बिल कितना जाएगा, सीए की फीस कितनी जाएगी, मार्केटिंग में कितना स्पेंड होगा, सेल्स में कितना स्पेंड होगा, कितनी मशीनरी लगी जाएगी, और ऐसे करके जो हम बना सकते हैं अपना फाइनेंशियल मॉडल। जब हम अपना फाइनेंशियल मॉडल बना लेते हैं, उसके बाद जो है हम अपनी उसमें प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, तीन चीजें बनाते हैं, और फिर एक डिस्काउंट रेट डिटरमिन करते हैं। डिस्काउंट रेट मैंने आपको पूरा स्टोरी सुनाई डिस्काउंट रेट की। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस मार्केट रिस्क प्रीमियम प्लस कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। अगर हमारी कंपनी अनलिस्टेड है, छोटी कंपनी है, तो हम 25 से 30% का अपना रिस्क डिस्काउंट रेट लेंगे, और उसके बेसिस के ऊपर हम क्या करेंगे, हम जो है अपनी वैल्यूएशन निकालेंगे, और वो वैल्यूएशन जो है दैट कम्स आफ्टर डिस्काउंटेड कैश फ्लो। 5 इयर्स तक की हम प्रोजेक्शन बनाते हैं जनरली स्पीकिंग। आप लेकिन 10 साल की भी बना सकते हैं, 25 साल की भी बना सकते हैं। और हम बोलते हैं कि 5 साल के बाद कंपनी क्या करेगी, कंपनी पर पीचुअली ग्रो होगी। ओवर इट्स लाइफ टाइम कंपनी विल ग्रो एट द रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ। तो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है अभी, कोई बता सकता है? इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है? ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया। यस, नो, एनी गेसेस? 4 to 5, 6 to 5, 6.5? वेरी गुड, 5.5, हाँ जी। तो इंडिया का 6 से 7 के बीच में जो है अभी जीडीपी ग्रोथ रेट चल रहा है। तो हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, हम कहते हैं 5 साल के बाद कंपनी जीवन भर जो है 6-7% से ग्रोथ करती रहेगी, और उस हिसाब से जो है कंपनी की एक टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और कंपनी की जो है वैल्यूएशन निकालते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो से, ठीक है? लेकिन फ्रेंड्स, आपने अपनी 5 साल की प्रोजेक्शन बनाई और उसके हिसाब से वैल्यूएशन निकाली। इन्वेस्टर कहता है यार ये तो एक्सेल का खेल है, आपने तो इसमें 100 करोड़ कर दी, 200 करोड़ कर दी, मैं कैसे मान लूं कि ये 100 करोड़ हो जाएगी, 200 करोड़ हो जाएगी? यस। तो इन्वेस्टर में आस्क दैट क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वट एवर एजम्पशंस यू आर टेकिंग शुड बी वेरी लॉजिकल। वो लॉजिकली पुट होनी चाहिए कि हाँ यार ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। सेकेंडली, इट शुड बी बैक्ड बाय द डेटा। हम हो सकता है कुछ यूनिक कर रहे हो, लेकिन हम किसी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं जिसमें और भी प्लेयर्स हैं, तो हमें उस कॉम्पिटिटर्स का या दूसरे प्लेयर जो कि उस इंडस्ट्री में है उनका जो है डेटाबेस निकालना चाहिए, और उनका डेटाबेस निकाल के हमें थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए, और जो वो रिसर्च करनी चाहिए उसके बेसिस पर हम आते हैं रिलेटिव प्राइसिंग मॉडल पे। रिलेटिव प्राइसिंग मॉडल में ये होता है कि अगर मैं स्विगी का आईपीओ लेकर आ रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जोमेटो की कितनी वैल्यूएशन हुई थी, जोमेटो के कितने नंबर ऑफ यूजर्स हैं, और उसकी कितनी मल्टीपल उसे मिला था। अगर मैं ओला का आईपीओ लेकर आ रहा हूँ, तो मैं उबर की वैल्यूएशन चेक करता हूँ। अगर मैं ओयो का आईपीओ लेकर आ रहा हूँ, तो मैं एयरबीएनबी का वैल्यूएशन चेक करता हूँ, राइट? तो हम देखते हैं कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर कौन ऐसे कॉम्पिटिटर है
जिनकी वैल्यूएशन या जिनकी फंडिंग पास्ट में हुई है। तो आप कोई बता सकते हैं यहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री से हैं? हाँ जी, सौरभ जी, नवीन जी, जो आपने जो है अकील जी और बाकी लोग जो है यहाँ पे लिख सकते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री से है। तो सौरभ जी होटल एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से हैं, ठीक है, बाकी लोग? ओके। ओके, फैशन इंडस्ट्री, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें जैसे होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है अगर हमारी, तो हम देखेंगे कि होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में हमारे कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं जो मार्केट के अंदर लिस्टेड है, ठीक है। सी एस सी सेंटर, सो आई एम सॉरी, मेरे को नहीं पता क्या होता है सी एस सी सेंटर, ठीक है, रिटेल। तो अगर हम फैशन के अंदर है, अगर हम रिटेल के अंदर है, अगर वो ई कॉमर्स है, तो हम मिंत्रा की वैल्यूएशन देखेंगे। अगर वो ऑफलाइन है और अगर वो मतलब स्टोर्स है, तो हम उसके अंदर जो है आदित्य बिरला की चेक करेंगे, या फिर हम ऐसी कंपनीज की चेक करेंगे जो सिमिलर इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं। और हम देखेंगे कि उनकी टर्नओवर कितनी है और उनका प्रॉफिट कितना है, और उनकी टर्नओवर और उनके प्रॉफिट के हिसाब से हम अपनी वैल्यूएशन निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ओके, कस्टमर सर्विस सेंटर, ओके जी, ठीक है। तो अगर हम फैशन के अंदर है, ठीक है, तो लेट सपोज हम देखते हैं कि ई कॉमर्स की वैल्यूएशन देखते हैं उसके अंदर, कि Myntra.com है और उसकी जो है लेट सपोज टर्नओवर है 5,000 करोड़, ठीक है, और उसकी वैल्यूएशन होती है 15,000 करोड़। तो हम देख पाएंगे कि उसको सेल्स का 3 टाइम्स उसकी वैल्यूएशन मिल रही, राइट। तो इसे टाइम्स को बोलते हैं मल्टीपल, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, आपको अपनी इंडस्ट्री के केपीआईज, की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। केपीआईज क्या क्या हो सकते हैं? केपीआईज हो सकता है आपका रेवेन्यू, कि कंपनी कितना रेवेन्यू कर रही है। आपके केपीआई हो सकते हैं आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, की कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है। आपके केपीआई हो सकते हैं नंबर ऑफ डाउनलोड्स, की कितने डाउनलोड्स हैं आपकी ऐप के। आपके हो सकते हैं नंबर ऑफ यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, या फिर ऐसे ही जो है आपके नंबर ऑफ कितने आपके सब्सक्रिप्शन है। तो ऐसे करके हमें अपने नंबर ऑफ जो केपीआईज है वो आइडेंटिफाई करनी होती है। और जो मार्केट लीडर्स हैं हमें उनकी वैल्यूएशन आइडेंटिफाई करनी होती है, और वैल्यूएशन हमारे केपीआईज के कितने टाइम्स है वो हमें मल्टीपल कैलकुलेट करना होता है। फिर वो मल्टीपल हमें अपने बिजनेस में लगाना होता है। अगर मिंत्रा 3 टाइम्स इट्स प्रॉफिट ऑपरेट कर रहा है, तो जब फ्लिपकार्ट वो सोल्ड टू वॉलमार्ट, तो जो है द उनका ग्रॉस मार्केट वैल्यू, जो वो ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू, जीएमवी, जो प्रोडक्ट्स की सेल कर रहे थे वो कर रहे थे अराउंड $6.5 बिलियन की, ठीक है। और उनकी डील हुई थी $21 बिलियन की। तो उस केस के अंदर देवर सोल्ड फॉर 3 टाइम्स ऑफ देयर जीएमवी, ठीक है। तो अगर हम कोई ई कॉमर्स कंपनी है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि यार 3 का मल्टीपल चलता है, तो आज की डेट में अगर आपकी वेबसाइट का जीएमवी लेट सपोज 10 करोड़ है, तो फिर आपकी वैल्यूएशन 30 करोड़ हो गई। तो हम इन्वेस्टर को जाएंगे बताएंगे कि यार उन 4 कंपनीज की हमने वर्किंग करी, 4 कंपनीज का एवरेज मल्टीपल लेट सपोज 3 आया, और वो 3 का मल्टीपल हम अपने आप को दे रहे हैं, राइट। अब इन्वेस्टर कह सकता है कि यार वो तो बड़ी कंपनी है, तुम्हारी छोटी कंपनी है, तो हम डिस्काउंट दे देंगे उसमें ड्यू टू लैक ऑफ मार्केटेबिलिटी, मे बी 10%, मे बी 20%, और हम बोलेंगे 30 करोड़ की जगह तुम 24 करोड़ में हमारी कंपनी के अंदर पैसे डाल दो, राइट। अंडरस्टूड? लोगों को समझ आया कि क्या हमारी डिस्कशन हो रही है वैल्यूएशन की? हमने अभी डिस्कशन के अंदर एक वैल्यूएशन का मेथड डिस्कस किया, एसेट बेस्ड बिजनेस वैल्यूएशन, कि सारे एसेट्स को ऐड कर दो, लायबिलिटी माइनस कर दो। दूसरा हमने डिस्कस किया डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल, जिसमें हमारी कंपनी फ्यूचर में कितना कैश जनरेट करेगी उसके बेसिस पे आज वैल्यूएशन निकालते हैं। और तीसरा हमने वैल्यूएशन का मेथड डिस्कस किया रिलेटिव प्राइसिंग मॉडल या मार्केट मल्टीपल मेथड। तो आई होप कि पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ द वैल्यूएशंस ऑफ द कंपनी आर बीइंग डन प्रैक्टिकली। ये कोई हवाई बातें नहीं है दोस्तों, ये सारी चीजें प्रैक्टिकली दुनिया के अंदर हो रही हैं। वो बात अलग है कि हमें अब इन चीजों के बारे में पता नहीं है, लेकिन हमें अपने बिजनेस को इस लेवल पर लेकर जाना है कि हमारी भी वैल्यूएशंस की बात होने लगे, और हम भी जो है वो इन्वेस्टर नेटवर्क के अंदर जा सके। एंड हमें दो माइंडसेट के साथ बिजनेस करना है। ऑफ कोर्स प्रॉफिटेबिलिटी इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, सेकेंडली हाउ वी कैन बिल्ड वैल्यूएशन फॉर आवर बिजनेस। एक एग्जांपल देता हूं कि आप बोलोगे कि यार प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो वैल्यूएशन तो बढ़ेगी बढ़ेगी, ऐसा हमेशा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो है दाल बनाने का बिजनेस है, ठीक है, दालें आप रॉ खरीदते हो, उसको प्रोसेस करते हो और बेचते हो, ठीक है। ये आपका मसाला बनाने का बिजनेस है, ठीक है, आप मसाला मैन्युफैक्चरर हो या दाल मैन्युफैक्चरर हो। अब हो सकता है कि आप जो है आपने टाई अप कर रखा है किसी कंपनी के साथ, और आप उसके ब्रांड के अंदर पैक करते हो दालें मसाले, और फिर मार्केट के अंदर वो कंपनी बेचती है,
राइट। और दूसरा हो सकता है कि आप जो है एक ब्रांड हो, आपका जो है अपना एवरेस्ट मसाला है, आपका जो है अपना ब्रांड है, और उस ब्रांड से जो है आप मसाला बेच रहे हो, राइट। देयर कैन बी टू पार्ट्स ऑफ इट। सो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट वाला होता है उसे बोलते हैं ओईएम, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ठीक है। जब हम ओईएम होते हैं और हमारा अपना ब्रांड नहीं होता ना, तो हमें वैल्यूएशन फैंसी नहीं मिलती। अगर हम अपने ब्रांड से चीजें बेचते हैं तो हमें जो है बहुत फैंसी वैल्यूएशंस मिलती है। तो माय पॉइंट ऑफ सेइंग दिस इज कि इन आवर डायरेक्शन ऑफ द बिजनेस वी शुड बी कंसिडरेट अबाउट आवर प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल एज आवर वैल्यूएशन। उस हिसाब से हम आज की डेट में अगर ओईएम है तो साथ बाय साइड वी शुड लॉन्च आवर ओन ब्रांड आल्सो, दैट विल गिव अस हायर वैल्यूएशन। सो वी डू शुड डू रिसर्च ऑन द सिमिलर कंपनीज इन आवर डोमेन एंड सी कि व्हाट वी आर लैकिंग, एंड वी शुड कीप ऑन एडिंग दैट इन आवर बिजनेस, कि आज नहीं तो 5 साल के बाद तो हम वो वैल्यूएशन की साइकिल में आ जाएंगे। अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से? ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू। तो हम सर ऐसे अपनी ट्रांजैक्शंस पढ़ेंगे कि कौन सी कंपनी हमारी फील्ड की थी जो एसएमई आईपीओ लेकर आई। जब वो एसएमई आईपीओ लेकर आई तो उसकी कितनी सेल्स थी, कितना प्रॉफिट था, कितनी टर्नओवर थी, और हमें किस सेल्स पे, किस टर्नओवर पे, कितना प्रॉफिट दिखाना है, और उस पे हमें कितनी वैल्यूएशन मिलेगी। ये सारी चीजें हम जो है स्टडी करते हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें स्टडी करने के लिए यू कैन involve BB Smartfin, who can help you, handhold you, and give you a right direction कि ये चीजें कैसे कर सकते हैं और कैसे वहां पे हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। देन कुछ कंपनीज होती है वो कहते हैं यार हमारा तो अभी कुछ रेवेन्यू ही नहीं है। जब हमारा कुछ रेवेन्यू नहीं है तो हम कैसे जो है कंपनी की वैल्यूएशंस करें, ठीक है। तो बेस्ड ऑन वेरियस डील्स व्हिच हैज हैपेंड इन सिलिकॉन वैली, ठीक है। तो सिलिकॉन वैली आप लोगों को पता है, तो यूएस के अंदर जो है स्टार्टअप अमेरिका स्टार्ट किया था बैरक ओबामा ने 2008 में, ठीक है। बेस्ड ऑन दैट 2008 में जो स्टार्टअप अमेरिका स्टार्ट किया था, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी ने जो नरेंद्र मोदी जी ने 2016 के अंदर स्टार्टअप इंडिया स्टार्ट किया था, और उन्होंने बोला था कि भारत के अंदर कोई ऐसा जिला ना होगा, कोई ऐसा ग्राम नहीं होगा जहां पे कोई स्टार्टअप नहीं होगा, एंड इट इज वर्किंग वेरी वेल, राइट। तो सिलिकॉन वैली इज द स्टार्टअप डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड, और वहां पे जो डील्स हुई है उसके हिसाब से एक उन्होंने वैल्यूएशन बाय स्टेज मेथड बनाया, और उन्होंने बताया कि यार अगर तुम्हारा जो है अभी तुम्हारे पास एक एक्साइटिंग बिजनेस आइडिया है लेकिन तुमने कुछ खास उसमें किया नहीं है, तो $2.5 लाख से $5 लाख की तुम्हारी वैल्यूएशन हम कर देंगे, ठीक है। तो $5 लाख कितने हुए? अराउंड 4 करोड़, ठीक है। अब तुम्हारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम है, ठीक है, और वो एग्जीक्यूट करेगी प्लान में, तो तुम्हारे को हम अप्रोक्सीमेटली 8 करोड़ की वैल्यूएशन दे देंगे। अब तुमने प्रोडक्ट भी बना लिया, टेक्नोलॉजी भी बना ली, तो हम तुम्हारे को जो है 15 करोड़ की वैल्यूएशन दे देंगे। अब तुम्हारी इतनी अच्छी पार्टनरशिप है कि हमें लगता है कि तुम्हारा बिजनेस तो अब ग्रो होता ही चला जाएगा, तो हम जो है तुम्हें 35 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन दे देंगे। और उसके बाद हमें लगता है कि तुमने बढ़िया एकदम चौके छक्के मार दिए हैं और बहुत बढ़िया बिजनेस कर दिया, तो उस हिसाब से जो है 35 करोड़ से ऊपर की हम तुम्हें वैल्यूएशन दे देंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज वैल्यूएशन बाय स्टेज मेथड। बट फ्रेंड्स, दिस वैल्यूएशन बाय स्टेज मेथड इज नॉट अ साइंटिफिक मेथड, दिस इज जस्ट काइंड ऑफ बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस। सम वैल्यूएशन हैज बीन डिराइव्ड। तो आप इन्वेस्टर को दिखा तो सकते हैं, लेकिन आप उसे ये कन्विंस नहीं कर सकते कि यार since I am in this stage you should give me this valuation, right? But if we do a solid working of our valuation uh, by discounted cash flow and by market multiple method, so definitely it can be a very big game changer, ठीक है। तो in one of the deal that we did, तो उसके अंदर एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी थी, वो वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, स्कूल्स के अंदर जाके वर्कशॉप्स लेते थे और बच्चों को वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। तो वो जब उन्होंने वो पढ़ाते थे तो वो इन्वेस्टर के पास गए, इन्वेस्टर ऑफर देम 10 करोड़ रुपीज ऑफ वैल्यूएशन। उनका रेवेन्यू अराउंड 1 करोड़ 80 लाख रुपए था उस समय। तो हमने पूरा मार्केट मल्टीपल मेथड के हिसाब से वैल्यूएशन बनाई, डिस्काउंटेड कैश फ्लो के हिसाब से बनाई, और हमारी वैल्यूएशन उसमें आई 46 करोड़ रुपीज फॉर दैट कंपनी। और हमने उसे कंपेयर किया बाइजू के साथ, अन अकेडमी के साथ और वेदांतु के साथ, और हमने देखा कि उनके मल्टीपल्स पे करके भी हमारी वैल्यूएशन 46 करोड़ आ रही है। तो हमने 46 करोड़ रुपीस वैल्यूएशन पिच करी, इन्वेस्टर 10 करोड़ पिच कर रहे थे, और उनकी डील क्लोज हुई 28 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन। द पॉइंट हियर इज we might not get that high valuation, but at least we will have some base to negotiate on our डील। नहीं तो क्या होगा, हम जाएंगे सर 10 करोड़, वो 10 करोड़ का हम बोलेंगे 15 करोड़ दे दो सर, 20 करोड़ दे दो, वो बोलेंगे क्यों दे दो 20 करोड़। सो वी शुड हैव सम आंसर्स कि हम क्यों हायर वैल्यूएशंस मांग रहे हैं, राइट।
सौरभ जी ने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है, इफ वी गेट आवर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड थ्रू ओईएम एंड ब्रांड इज आवर्स, शुड वी गेट फैंसी वैल्यूएशन? सो सौरभ जी, आपको जान के बहुत प्रसन्नता होगी कि जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज है, ठीक है, चाहे वो एडिडास है, चाहे वो नाइकी है, तो कोई भी कंपनी जो है किसी की अपनी मैन्युफैक्चरिंग तो है ही नहीं, सबकी जो है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है। तो सब जो है ओईएम से मैन्युफैक्चर कराते हैं, अपना ब्रांड लगाते हैं और क्वालिटी इंश्योर करते हैं प्रोडक्ट की। ठीक है, अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से दे इंश्योर की क्वालिटी होनी चाहिए प्रोडक्ट की। लेकिन जो भी बड़े नाम आप देखेंगे, कोई भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, सब जो है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं, ओईएम से जो है मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं, अपना ठप्पा लगाते हैं और माल बेचते हैं। तो दैट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द बिजनेस ऑन दिस प्लेनेट, कि आप जो है मैन्युफैक्चरिंग के चक्कर में पड़ो ही मत। आप जो है आउटसोर्स करो अपनी मैन्युफैक्चरिंग, अपना ठप्पा लगाओ और जो है अपनी क्वालिटी उसमें इंश्योर करो और अपना ब्रांड बनाओ और माल बेचो। और यही जो है ज्यादातर कंपनीज करती है। अगर आप एप्पल की भी बात करेंगे, एप्पल की अपनी टेक्नोलॉजी है, एप्पल कोई मैन्युफैक्चरिंग खुद नहीं करता, राइट? ठीक है, वेलकम। फिर बर्कस मेथड, वैल्यूएशन बाय स्टेज मेथड और बर्कस मेथड आर ऑलमोस्ट सेम। इसमें भी ये कहते हैं कि अगर आपका आइडिया है तो हम $500,000 दे देंगे, फिर आपका प्रोटोटाइप रेडी है, $500,000 ऐड कर देंगे, मैनेजमेंट टीम बहुत तगड़ी है, $500,000 फिर वैल्यूएशन ऐड कर देंगे, आपके बढ़िया रिलेशनशिप्स है मार्केट के अंदर, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स है तो $500,000 ऐड कर देंगे, प्रोडक्ट रोल आउट हो गया, $500,000 ऐड कर देंगे। तो दिस इज फॉर अर्ली स्टेज बिजनेसेस, जिन्होंने बिजनेस अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस रोड मैप पे आप चल सकते हैं। हिंदुस्तान के अंदर भी आज की डेट में ये फॉलो हो रही हैं चीजें, मोर और लेस, ठीक है। ओके, सो नाउ अब हमें अपने बिजनेस का क्या पैरामीटर यूज करना होता है, ये डिपेंड करता है कि हम किस स्टेज ऑफ बिजनेस पे हैं। जब हम एक स्टार्टअप और आइडिएशन स्टेज पे होते हैं, जब हम अर्ली स्टेज पर होते हैं, ठीक है, तो हम करते हैं कॉस्ट अप्रोच और इनकम अप्रोच। ठीक है, कॉस्ट अप्रोच तो हमारे कितना कॉस्ट लगा बिजनेस बनाने में, और इनकम अप्रोच डिस्काउंटेड कैश फ्लो, जो हमने डिस्कस किया कि कंपनी में कितनी कैपेबिलिटी है प्रॉफिट जनरेट करने। फिर जब हम रैपिड एक्सपेंशन स्टेज पे होते हैं, जब बिजनेस जो है थोड़ा फास्ट ग्रो हो रहा होता है, तो फिर हम किस पे होते हैं, हम इनकम अप्रोच पे होते हैं, और मार्केट अप्रोच में हम रेवेन्यू के मल्टीपल्स देखते हैं। ठीक है, तो एक अर्ली स्टेज स्टार्टअप जो होता है वो रेवेन्यू का मल्टीपल देखता है। फिर हम हाई ग्रोथ स्टेज पे होते हैं तो हम जो है प्रॉफिट के मल्टीपल देखने शुरू होते हैं, तो जब हम मैच्योर स्टेज पर होते हैं तो बिल्कुल ही हम प्रॉफिट के मल्टीपल्स देखते हैं। तो अगर हम बोलें कि अगर स्विगी का आईपीओ आया तो उसका तो लॉस मेकिंग कंपनी थी, तो हमने उसका रेवेन्यू का मल्टीपल देखा। जब हमारा ममाज अर्थ का आईपीओ आया था, तो ममाज अर्थ जो थी वो भी जो है एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, तो तब भी जो है रेवेन्यू का मल्टीपल देखा गया। लेकिन अगर आप इन्फोसिस की बात करें, अगर आप टीसीएस की बात करें, अगर आप विप्रो की बात करें, तो उनका प्रॉफिट का मल्टीपल देखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक मैच्योर्ड कंपनी, राइट? तो वी हैव टू सी रेवेन्यू, वी हैव टू सी अर्निंग्स, और इनकम अप्रोच इज ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंपनी के पास अगर स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, आप लोगों ने अगर पिछले साल मार्केट के अंदर पैसे लगाए तो आपने देखा कि डिफेंस के स्टॉक्स जो है वो बहुत फास्ट ग्रो करे, रेलवेज के स्टॉक जो है बहुत फास्ट ग्रो करे। क्यों करे रेलवेज और डिफेंस के स्टॉक? क्योंकि उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक थी। ऑर्डर बुक है मतलब उनके पास अगले 5-5 10-10 सालों के जो है ऑर्डर्स बुक्ड है, इतनी उनकी कैपेसिटी नहीं है, इतने सारे उनके पास ऑर्डर्स हैं, इसलिए जो है वो स्टॉक की वैल्यूएशन बढ़े जा रही है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ इनकम अप्रोच, ठीक है। और मार्केट अप्रोच का, अगर आपने प्राइस अर्निंग रेशो, पीई रेशो, कि कौन कितनी पीई पे ऑपरेट कर रहा है, कौन सा शेयर, ये आपने सुना होगा, तो दैट इज अ मार्केट अप्रोच। तो पीई, पीई मींस प्राइस अर्निंग। तो जो स्टॉक मार्केट में कंपनीज होती है, इट इज एज्यूम्ड कि वो मैच्योर कंपनीज होंगी, और इसलिए जो है उनका अर्निंग का मल्टीपल देखते हैं। थोड़ी सी अर्ली स्टेज कंपनीज होती है तो उनका रेवेन्यू का मल्टीपल देखते हैं, उनके नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स का देखते हैं, उनका जीएमवी का देखते हैं। तो ऐसे हम देखते हैं आइडेंटिफाई। तो फ्रेंड्स, हमने अभी बेसिक समझा अपनी वैल्यूएशन के बारे में, कि हमारी जो कंपनीज है हम उनकी वैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं। तो अभी जब आपको फंड रेज करना होता है तो आपको क्या करना होता है, कि आप अपनी एक पिच डेक बनाते हैं। पिच डेक इज अ प्रेजेंटेशन जिसके अंदर सारी चीजें लिखी होती है, कि आपका बिजनेस क्या है, आपका रेवेन्यू क्या है, आपकी मैनेजमेंट क्या है, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या है, आप अपने कॉम्पिटिटर से कैसे बेटर है, आपका फ्यूचर रोड मैप क्या है, आप कैसे पैसे कमाओगे, क्या फीचर वो है। तो ऐसे आपकी 15 से 20 स्लाइड की एक प्रेजेंटेशन बनती है, और आपका एक फाइनेंशियल मॉडल बनता है, जो हमने फाइनेंशियल मॉडल पूरा डिस्कस किया। फाइनेंशियल मॉडल के अंदर आपकी पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, सेल्स स्ट्रैटेजी, सारी चीजें उसके अंदर आ जाती है। और फिर ये फाइनेंशियल मॉडल और बिजनेस प्लान और पिच डेक जो है वो आप भेजते हो इन्वेस्टर्स को।
ठीक है। इन्वेस्टर्स बहुत तरीके के होते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे अपनी प्रेजेंटेशन में। जब आप इन्वेस्टर्स को भेजते हो तो इन्वेस्टर उसके अंदर इंटरेस्ट शो करता है। जब इन्वेस्टर आपके अंदर इंटरेस्ट शो करता है तो फिर आपकी कॉल्स होती है, डिस्कशंस होती है, वो क्वेश्चन पूछता है। आप सबने शार्क टैंक देखा है? यस, नो? यस। ठीक है। शार्क टैंक हम सब देखते हैं। तो शार्क टैंक के अंदर जो है, जब हम शार्क टैंक देखते हैं तो इन्वेस्टर के आगे हम पिच कर रहे हैं। ठीक है। जब वो पिचिंग होती है उसके बाद जो है इन्वेस्टर अगर इंटरेस्ट शो करता है तो एक टर्म शीट साइन होती है। ठीक है। टर्म शीट क्या होती है? एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर सारे टर्म्स लिखे जाते हैं कि कितनी आपकी वैल्यूएशन है, कितने पैसे इन्वेस्ट होंगे, कितने शेयर्स इशू होंगे, वो सारी चीजें लिखी जाती है। जब टर्म शीट साइन हो जाती है तो 2 महीने का टाइम दिया जाता है, 1 महीने का टाइम दिया जाता है, जिसके अंदर ड्यू डिलीजेंस होता है। 3 तरीके के ड्यू डिलीजेंस होते हैं। पहला होता है फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस। फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस में देखा जाता है आपकी कंपनी में कोई फ्रॉड तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है आपने फर्जी सेल्स के बिल काट रखे हैं और उसमें फर्जी सेल्स दिखा रखी है। आपकी कंपनी के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं, यूनिट मैट्रिक्स देखा जाता है कि पर प्रोडक्ट आप जो सेल कर रहे हो, जैसे ओला पर कैब बुकिंग जो है वो लॉस कर रही थी। ठीक है। तो यूनिट मैट्रिक्स देखा जाता है कि आप पर प्रोडक्ट जो सेल कर रहे हो प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं, कंपनी में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है या नहीं है, आप मार्केट से ज्यादा कैसे पैसे कमा सकते हैं। ये होता है फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस। दूसरा होता है लीगल ड्यू डिलीजेंस। लीगल ड्यू डिलीजेंस के अंदर आपके कंपनीज एक्ट के कंप्लायंसेस, आपके जीएसटी के कंप्लायंसेस, आपके लेबर लॉ के कंप्लायंसेस, आपके इनकम टैक्स एक्ट के कंप्लायंसेस और भी जो लॉज आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो देखे जाते हैं कि आपने प्रॉपरली कंप्लायंसेस कर रखे हैं या नहीं कर रखे। ठीक है जी। तीसरा होता है आपका टेक्निकल ड्यू डिलीजेंस। टेक्निकल ड्यू डिलीजेंस क्या होता है कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो ओरिजिनल है, आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट है कहीं से कॉपी पेस्टेड तो नहीं है, आपने उसका कॉपीराइट करा रखा है, आपने ट्रेडमार्क करा रखा है, आपने अपनी टेक्नोलॉजी का पेटेंट ले रखा है या नहीं ले रखा। तो इसे बोलते हैं टेक्निकल ड्यू डिलीजेंस। जब ये तीनों ड्यू डिलीजेंस हो जाते हैं तो आपको एक सेट ऑफ कंडीशंस मिलती है इन्वेस्टर से। उस कंडीशन को बोलते हैं कंडीशन प्रेसिडेंट या कंडीशन सब्सिक्वेंट। कंडीशन प्रेसिडेंट वो कंडीशंस होती हैं जो आपको सारी सही करनी होती है बिफोर द इन्वेस्टमेंट कैन हिट योर बैंक अकाउंट। तो जब कंडीशंस प्रेसिडेंट वो होती है जो आपको अपने कंपनी के अंदर सही करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला कि इनकम टैक्स की 10,000 की डिमांड निकली हुई है, पहले ये डिमांड पे कर दो तभी हम पैसे डालेंगे। तो ये होगी कंडीशन प्रेसिडेंट। और कंडीशन सब्सिक्वेंट वो होती है जो वो पैसे डाल देंगे उसके बाद आपको 6 महीने में 1 साल के अंदर चीजें सही करनी है। जब आप कंडीशन प्रेसिडेंट सारी सही कर देते हैं तो आपको एक सीपी क्लोजर लेटर मिलता है, कंडीशन प्रेसिडेंट क्लोजर लेटर। उसके बाद जो है आप एक प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स का ऑफर खोलते हैं। आप कंपनी की वैल्यूएशन कराते हैं। इंडिया के अंदर कंपनी एक्ट के हिसाब से आपको रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट चाहिए होती है। वो वैल्यूएशन कराते हैं और एक शेयर होल्डर एग्रीमेंट बनता है जो कि एक लीगल एग्रीमेंट होता है। वो एग्रीमेंट कराते हैं और उसके बाद जो है पीपल इन्वेस्ट इनटू योर कंपनी। When people invest into your company, you can issue shares to the investors, right? So this is the process of funding. So we would like to take a quiz over here to understand what's the understanding. तो आप लोगों की कंपनी की जो गोल है वैल्यूएशन का वो क्या है? फंड रेज करना चाहते हैं आप, या आप किसी और कंपनी के साथ मर्जर एक्विजिशन करना चाहते हैं, या आपको अपनी वर्थ पता होनी चाहिए और उससे जो है वी वांट टू बी हैप्पी एंड इवैल्यूएट आवरसेल्फ, या फिर आप सोच रहे हो मैं अपना धंधा बेच दूं? क्या गोल है आपकी वैल्यूएशन का? ठीक है टीम, वी कैन सी द आंसर्स। तो ज्यादातर लोग जो है फंड रेज करना चाहते हैं। वेरी गुड। ठीक है, सो यू आर ऑन द राइट सेमिनार। हाँ जी, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, वेरी गुड। बिल्कुल, पार्टनरशिप्स के लिए भी वैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो टर्म शीट्स, जैसे हमने डिस्कस किया, व्हाट इज टर्म शीट? इट्स अ डॉक्यूमेंट इन लेमन लैंग्वेज जो हमारी फंडिंग के टर्म्स जिसके अंदर मेंशन होते हैं। तो अगर आपके पास कोई टर्म शीट आती है तो फ्यू थिंग्स जो है यू शुड कीप इन माइंड। सबसे पहली चीज जो है इट शुड हैव ऑल दी फैक्टर्स जो आपकी प्रोटेक्शन करे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वी गिव टू मच टू दी पीपल। एंड ऑलवेज वट एवर शेयर्स वी आर प्रोमिसिंग शुड बी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स। There should never be परसेंटेज ऑफ शेयर्स। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से डिस्कस किया और बोला कि यार मैं तेरे को 1% शेयर्स दूंगा।
ठीक है। तो 1% शेयर की जगह आप उन्हें ये बोले कि मैं तेरे को 100 शेयर दूंगा, आज की डेट पे वो 1% ऑफ द कंपनी शेयर है। क्योंकि कल जब आपकी कंपनी नए शेयर्स इशू करेगी तो आपके परसेंटेज ऑफ शेयर्स में डिफर। ठीक है। तो टर्म शीट जो है, ये जो है इसके अंदर पूरे टर्म्स होते हैं। आई शो यू कि व्हाट इज द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी, आपका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस है या नहीं है। लिक्विडेशन प्रेफरेंस मींस कि कल कंपनी के साथ अगर कुछ बुरा हो जाता है, सबसे पहले पैसे इन्वेस्टर को मिलेंगे, बाकी बचे हुए पैसे जो है फाउंडर्स लेकर जाएंगे। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन होगा, कंपनी डिविडेंड देगी या नहीं देगी, क्या इंफॉर्मेशन जो है इन्वेस्टर्स को मिलेगी, उनका पार्टिसिपेशन राइट्स होगा या नहीं होगा, कंपनी के इक्विटी शेयर हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, कौन से शेयर्स हैं जो कि इन्वेस्टर्स को इश्यू होंगे। 2-3 महीने में ड्यू डिलीजेंस होगा। क्लोजिंग कंडीशंस क्या होंगी कि सारी हमारी क्लोजिंग कंडीशन मींस कि डील को क्लोज करने के लिए क्या क्या चीजें कंपनी के अंदर होनी चाहिए। नॉन कम्पीट होगा कि ऐसा नहीं है कि प्रमोटर जो है दूसरी कंपनी खोल ले और सेम बिजनेस स्टार्ट कर ले। क्या बाइंडिंग टर्म्स होंगे, इन्वेस्टर के क्या राइट्स होंगे, ऑल दीज पॉइंट्स आर मेंशन इन दी टर्म शीट बेसिकली। ठीक है। सो आफ्टर दैट, so what are the different types of investors that we have in India, right? सबसे पहले जब हम बिजनेस खुद करते हैं उसे बोलते हैं बूट स्ट्रैपिंग ऑफ बिजनेस, कि हमने जो है अपने पैसे खुद लगाए। उसके बाद इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स। जब गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया स्टार्ट किया तो बहुत सारे इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स बनाए। आज की डेट में ऑलमोस्ट सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, सारे बड़े कॉलेजेस के अंदर इंक्यूबेटर्स एक्सेलरेटर्स हैं, और प्राइवेट भी बहुत सारे इंक्यूबेटर्स एक्सेलरेटर्स हैं। गवर्नमेंट ने अटल इंक्यूबेशन फैसिलिटी स्टार्ट करी, जिसके अंदर सारे इंक्यूबेटर एक्सेलरेटर को 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए जो है फंड दिया, और उन्हें बोला कि ये फंड जो है तुम स्टार्टअप्स को दो। और अगर उन इंक्यूबेटर्स ने ये फंड स्टार्टअप्स को नहीं दिया तो गवर्नमेंट ने उनके ऊपर पेनल्टी भी लगाई। ठीक है। क्राउड फंडिंग क्या होता है? क्राउड फंडिंग आप बहुत सारे सोशल मीडिया पे मैसेज देखते होंगे कि सो एंड सो पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सम प्रॉब्लम, और आप लोग उसे कुछ डोनेशन दे दें, तो उसे क्राउड फंडिंग बोलते हैं। इंडिया से बाहर फंड रेजिंग की भी क्राउड फंडिंग होती है, कि एक वेबसाइट के ऊपर एक कंपनी डाल दी जाती है और उसमें बोलते हैं कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इसका एक शेयर 100 रुपए का है, आप इसमें 100 रुपए डाल के इन्वेस्ट कर लो। इंडिया के अंदर सेबी ने बोला कि यार क्राउड फंडिंग तो एक आईपीओ हो गया, इनिशियल पब्लिक ऑफर हो गया, तो इंडिया के अंदर क्राउड फंडिंग फॉर फंड रेजिंग इज नॉट अलाउड। लेकिन आप डोनेशंस के लिए जो है क्राउड फंडिंग कर सकते हैं, या फिर क्राउड फंडिंग होती है अर्ली बैकअप के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला मैं कोई ढांसू मोबाइल बना रहा हूँ जिस मोबाइल से गोली भी चल सकती है, ठीक है। अब इसका कोई आप प्री ऑर्डर देना चाहते हो तो प्री ऑर्डर दे दो, और उसके लिए जो है आप मेरे को 10,000 रुपए एडवांस दे दो, जब भी मेरा लॉन्च होगा सबसे पहले मैं आपको दूंगा। ठीक है। तो ऐसा प्रोडक्ट सेलिंग के लिए भी क्राउड फंडिंग यूज होती है। ठीक है जी। फिर होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो हमारे बैंक्स होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं, हमारा सिडबी है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है। एंजल इन्वेस्टर नेटवर्क आज की डेट में बहुत अच्छा सुपरहिट कंसेप्ट है। एंजल इन्वेस्टर्स के अंदर क्या होता है कि देयर आर ग्रुप ऑफ पीपल who are high net worth individuals. As a business, you can present yourself to these angel networks. और वो एंजल नेटवर्क कोई आपकी कंपनी में 2 लाख लगाता है, कोई 5 लाख लगाता है, और आप एज अ बिजनेस यू आर एबल टू रेज 2 करोड़ 5 करोड़ रुपीज। ठीक है। ऐसे बहुत सारे एंजल नेटवर्क्स हैं इंडिया के अंदर, जिसकी लिस्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे। ऑल दो पीपल हु आर अटेंडिंग दिस सेमिनार विल सेंड यू अक्रॉस। जैसे इंडिया एक्सेलरेटर हो गया, इंडिया एंजल नेटवर्क हो गया, चंडीगढ़ एंजल्स हो गया, मुंबई एंजल्स हो गया, हैदराबाद एंजल्स हो गया, आईपीवी हो गया, वेंचर कैपिटलिस्ट हो गया, वी फाउंडर सर्कल हो गया, 9 यूनिकॉर्न्स हो गया, एंजल लिस्ट हो गया, फार्ड नेटवर्क हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एंजल नेटवर्क्स हैं आज की डेट में इंडिया में जो ऑपरेट कर रहे हैं, और वो ढूंढ रहे हैं आपके जैसे बिजनेसेस जहां वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो बिजनेसेस 4-5 साल के अंदर आईपीओ ला सकते हैं। ठीक है। और फिर हमारे होती है वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो हाई ग्रोथ बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे ब्लूम वेंचर्स हो गया, कल्हारी कैपिटल हो गया, सिकोया कैपिटल हो गया, सेफ पार्टनर्स हो गया, एलिवेशन वेंचर्स हो गया। तो ऐसे बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट हैं इंडिया के अंदर जो इन्वेस्ट करते हैं। और उसके बाद जो है आता है आईपीओ। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब हमारे शेयर जो है स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाते हैं। और ये भी आज की डेट में बहुत इजी हो गया है। अगर आपकी कंपनी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा सालाना कमाती है तो आप आईपीओ लेकर आ सकते हैं आज की डेट में। और अगर आप आईपीओ लाना चाहते हैं तो डेफिनेटली गेट इन टच। इनमें से कुछ भी आप फंड रेजिंग करना चाहते हैं, वैल्यूएशन करना चाहते हैं, तो गेट इन टच विद आवर टीम। विल बी मोर देन हैप्पी टू सर्व यू, टू हेल्प यू, एंड टू मेक योर बिजनेस सुपर सक्सेसफुल। ठीक है फ्रेंड्स। सो
तो यही फ्रेंड्स, जब स्टार्टअप्स जो होते हैं जनरली जो है बैंक से उनको इतना फंडिंग नहीं मिलता है, दो गवर्नमेंट की बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं कि बैंक उन्हें फंड करे, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग व्हेन वी डोंट हैव नंबर्स सो वी डोंट गेट फंड्स फ्रॉम द बैंक्स। तो शेयर होल्डर्स जो है वो बैक करते हैं। तो लेट्स अप्रोच द इन्वेस्टर्स और हम एटलीस्ट अपना पिच डेक फाइनेंशियल मॉडल बनाए, और वी नेवर नो कि व्हेन द इन्वेस्टर कैन कम टू अस, एंड वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू take funding that way and make our business really big. So how are the shareholders, मतलब how the dilution basically works? तो जैसे हमने डिस्कस किया, सबसे पहले आपका होता है प्री सीड राउंड। ठीक है, प्री सीड राउंड में क्या होता है कि आप जो है लेस देन 100 के, मतलब आप अप्रोक्सीमेटली 70-80 लाख रुपए रेज करते हो, पर्सनल सेविंग से, फ्रेंड्स फैमिली से करते हो। फिर आपका सीड राउंड होता है जिसके अंदर आप जो है 5-6 करोड़ रुपए, 3-4 करोड़ रुपए, 2-3 करोड़ रुपए रेस करते हो, जिसमें एंजल नेटवर्क पार्टिसिपेट करता है, वेंचर कैपिटलिस्ट पार्टिसिपेट करता है। फिर सीरीज ए, सीरीज बी होता है, 3.5 करोड़ से 35 करोड़ रुपए आप रेस कर रहे हो, और फिर सीरीज सी होता है जिसमें जो है आप वेंचर कैपिटल और ग्रोथ फंड से पैसा रेस करते हो, और उसके बाद जो है आईपीओ आ जाता है, मर्जर एक्विजिशन आ जाता है। हर राउंड में आप अपनी 20-30% ऑफ योर रिमेनिंग कैपिटल जो है वो डाइल्यूट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, पहले राउंड में हमने 10% डाइल्यूट किया तो आपके पास 90% शेयर रह गए, राइट? सो यू रेज, लेट सपोज, 1 करोड़ रुपीज इन योर प्री सीड राउंड फॉर 10% इक्विटी, तो आपके पास 90% रह गए। अब अगले राउंड में अगर आप अपनी 20% डाइल्यूट करते हो, तो ऐसा नहीं है आपके पास 70% रहेंगे, आपके पास 90% के 20%, 18% जाएंगे, और आपके पास 72% रहेंगे। और जिसने 10% लगाए थे, 2% उसके में से जाएंगे, राइट? तो द शेयर होल्डिंग विल बिकम 72-8, 72-8 और 20। सो आपकी जितनी रिमेनिंग कैपिटल होती है उसमें का आपका पार्ट जाता है। एंड दिस इज वाई, जो भी हमारे, अगर आप पेटीएम की बात करें तो उनके फाउंडर के पास 4-5% इक्विटी रह गई थी। जब फ्लिपकार्ट वॉज सोल्ड टू वॉलमार्ट तो बंसल ब्रदर्स के पास 6% इक्विटी थी कंपनी की, राइट? तो इसलिए जो है परसेंटेज स्टेक ऑफ द फाउंडर्स वो कम होता चला जाता है अगर जब भी हम डाइल्यूट करते हैं, राइट? These are the example of some top venture capital firms in India: Sequoia, Haloin, Excel, Nexus. So we'll be sending across this PPT to you also. So you will have this list with you also. ठीक है जी? So, friends, this is about our seminar today. We are very happy to share all the information with you. At BB SmartFin, we provide you virtual CFO services, जहाँ पे हम आपकी अकाउंटिंग कंप्लायंसेस को मैनेज करते हैं, आपके बिजनेसेस को ऑटोमेट करते हैं, आपको मंथली रिपोर्टिंग देते हैं, और फिर आपकी एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि कैसे आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल पर पहुंच सकता है, राइट? So we are very happy. We'll be happy to take any questions that you have. तो आप जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, and we'll be happy to answer them. So team, whether they need to ask the questions on chat या फिर वो अपने आप को unmute कर सकते हैं. So they can raise their hands and we'll unmute them to ask the questions. So everyone, Okay. now is the time to ask your questions from Abhishek sir. Please take this opportunity and ask all your questions now. So Naveen ji has a question. हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। अभिषेक जी, मेरी ना प्रोप्राइटरशिप फर्म है और मैं हाँ पिछले जी, 7 साल से इसको रन कर रहा हूँ ओके, और कंपनी भी हमारी प्रॉफिट में है। पर हमारा जो काम है ना वो गांधीनगर एरिया में है। ठीक है ओके। सर। तो इसमें क्या होता है ना, कच्चा पक्का थोड़ा चलता है। तो आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आ रही है सर। हाँ जी, तो इसमें ना थोड़ा-सा कच्चा पक्के का काम चलता है। तो मैं चाह रहा था सर कि मैं थोड़ा-सा ना इसको काफ़ी लंबे स्तर पे लेके जाना चाह रहा था अपनी फर्म को। तो मुझे हाँ जी, प्राइवेट लिमिटेड में जाना चाहिए या इससे भी हम कर सकते हैं सर ग्रो? हाँ। तो सर आपके लिए जो है रोड मैप ये होगा, सबसे पहले हमें अपनी प्रोप्राइटरशिप को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना होगा,
और हमें अपना बिजनेस जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लेकर आना होगा। सेकंड स्टेप हमें ट्राई करना होगा कि मैक्सिमम काम हमारा जो है हमारा पक्के में हो, क्योंकि इन्वेस्टर को खाली पक्के का काम ही देखने मतलब वो देखा जाता है और उसी पे जो है हमारी वैल्यूएशन मिलती है। ऑफ कोर्स वो करने में हमारी कुछ कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स होंगी, तो हमें अपना एक मॉडलिंग करनी पड़ेगी कैसे हम जो है उसे पक्के में कर सकते हैं विदाउट इंक्रिंग एक्स्ट्रा कॉस्ट और प्रॉपरली वो काम कर सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट सर हमारा यही होगा कि हमें जो है अपना पिच डेक बनाना होगा और वो पिच डेक बना के जो है फिर हमें इन्वेस्टर्स के पास जाना पड़ेगा। अगर इट डिपेंड्स कि हमारी कितनी टर्नओवर है और कितना प्रॉफिट है और क्या हमारा चैनल ऑफ सेल्स है। अगर हमारी जैसे गांधीनगर में अगर हमारी शॉप है और हम एक ही शॉप से सेल कर रहे हैं तो हो सकता है वीसी इन्वेस्टर्स उसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे। लेकिन अगर हमारा जो है अपना ब्रांड है और अगर हम ई कॉमर्स से भी सेल कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे भी एड्स चला के रन कर रहे हैं और हमारा फ्यूचर के अंदर प्लानिंग है कि हम या तो D2C होंगे कि डायरेक्ट हम कंज्यूमर को बेचेंगे, या फिर हम फ्रेंचाइजिंग मॉडल के थ्रू जो है हम बिजनेस एक्सपेंड करेंगे, तो हमें ऐसा रोड मैप बनाना पड़ेगा। फिर हम जो है वीसीज के पास पहुंच सकते हैं। अगर हम बहुत अर्ली स्टेज है, जैसे अगर हमारी 2-4 करोड़ रुपए की टर्नओवर है, तो हम एंजल नेटवर्क के पास जा सकते हैं। अगर हमारा थोड़ा सा 10-12-20 करोड़ रुपए की टर्नओवर है, तो हम डायरेक्टली वीसीज को भी अप्रोच कर सकते हैं और जो है फंड रेज कर सकते हैं और जो भी हमारा फ्यूचर ग्रोथ रोड मैप है उसे फॉलो कर सकते हैं। सर हमारा ना अभी जो टर्नओवर है वो 7 सीआर के करीब है मिला के दोनों। और हमारे 45 डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं जो रनिंग में है, जो मतलब काम कर ओके। रहे हैं हमारे से पिछले 7 साल से। ठीक है सर, पर उनका परेशानी यही है कि वो दोनों मिला जुला के हैं, कि वो एकदम पक्के में आने के लिए तो एग्री नहीं होंगे। इसलिए हमारा जो प्लान है सर, अपना ब्रांड है और वो अच्छे लेवल पे काम कर रहा है, और सारा जो यार्न से लेके और मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस है। तो सर उसमें ओके। तो हम पक्के हैं, पर मैं आपसे वो मिलना चाहता हूँ कि इसको हम किस तरह से कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, आप अपनी डिटेल्स यहाँ चैट पे डाल दीजिए। अपना नंबर हमारे पास होगा ही ऑलरेडी आपका नंबर, तो हाँ आवर जी। टीम विल गेट इन टच विद यू और एक मीटिंग हम अरेंज कर लेते हैं और आपका पूरा रोड मैप डिस्कस कर लेते हैं। जी। एंड डेफिनेटली वी अंडरस्टैंड प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से देयर इज अ मिक्स ऑफ वर्क, लेकिन वो सारी चीजों को एक जो भी हमारे लिए बेस्ट है एक उसका बनाकर एक रोड मैप बना लेते हैं और उस रोड मैप पे चलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है सर। थैंक यू सर। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। सो अंशिका जी wants to ask, we are a small business, just a startup. Do I need the valuation report to raise funds? Can I get any government scheme? Okay, very good. So क्या होता है जब आप फंड रेजिंग करना चाहते हैं तो उसमें दो चीजें होती है, एक होती है इन्वेस्टमेंट पिचिंग और एक होती है गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। तो जब हम इन्वेस्टमेंट पिचिंग कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को, तो वैल्यूएशन रिपोर्ट से ज्यादा वैल्यूएशन की वर्किंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि हम उस वैल्यूएशन पे अराइव कैसे हुए हैं, जो हमने डीसीएफ डिस्कस किया, जो हमने रिलेटिव प्राइसिंग मॉडल डिस्कस किया। द मेथड इज मोर इंपॉर्टेंट व्हाइल पिचिंग टू द इन्वेस्टर्स। वंस द टर्म शीट इज साइंड, डेफिनेटली तब हमें जो है एक रजिस्टर्ड वैल्यू की वैल्यूएशन रिपोर्ट चाहिए होती है और वो आरओसी के अंदर, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के अंदर अपलोड करनी होती है जब हम उन्हें शेयर्स इशू कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट की बहुत बेहतरीन स्कीम है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, जिसके अंदर अगर आप स्टार्टअप में रजिस्टर्ड हैं और अभी आपको 2 साल नहीं हुए हैं कंपनी इनकॉर्पोरेट करे हुए, तो 20 लाख रुपए तक का गवर्नमेंट जो है ग्रांट दे रही है। इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स में हम अप्लाई कर सकते हैं और बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हैं जिन्हें 20 लाख रुपए का ग्रांट मिला है। 20 लाख के ग्रांट के बाद वो 50 लाख का टॉपअप इन द फॉर्म ऑफ लोन या सीसीडी या इन्वेस्टमेंट भी देते हैं अंडर स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं और देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो आपको मिल जाएगा अगर आपका बिजनेस में इनोवेशन है और आप अच्छे से प्रेजेंटेशन करते हैं। सो गवर्नमेंट इज टेकिंग वेरी गुड इनिशिएटिव्स इन दैट स्पेस, राइट। आई होप अंशिका जी यू गॉट योर आंसर। ओके, वेलकम। अच्छा, so friends, if you have any more questions, so we'll be happy to answer. I hope you have got a lot of learning today. As a free gift, we will be sending you across this presentation. साथ में हम आपको एक सैंपल टर्म शीट भी भेजेंगे और you can always get in touch with us for any queries that you have for related to accounting, taxation, compliances, fundraising. We'll be very much happy to serve you to take your business to the next level. So I think if there are no questions, we can end for the day. Thank you so much for being patient listeners and
participating अच्छे से in the webinar. We try to conduct at least one webinar in a month. So let's remain in touch. We'll be sending you the details for future webinars also. So thank you very much. ठीक है सौरभ जी, we'll be more than happy to discuss with you. Our team will get in touch with you to discuss it. So we have also given a form over here to book the appointment, and then we can get in touch with you, and separately also our team will get in touch with you. My pleasure, sir.